सोचो दोस्तों, एक शहर सो रहा हो, बैंक्स लॉक्ड हैं, वॉल्ट्स सील्ड हैं, सिक्योरिटी कैमरास रिकॉर्ड कर रहे हैं और गार्ड्स बहुत कॉन्फिडेंट हैं। और सुबह जब गेट खुलता है तो वॉल्ट्स खाली, ना तोड़ फोड़, ना खून, ना अलार्म्स, ना आवाज़, सिर्फ एक चीज़ छोड़ी गई होती है, शॉक। दुनिया के सबसे बड़े हाइस्ट सिर्फ चोरी नहीं थे, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर्स थे, वो प्लानिंग्स की मास्टर क्लास थे, वो ईगो और इंटेलिजेंस का क्लैश थे। और आज स्ट्रेंज फैक्ट्स बाय हिमांशु में हम घुसने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े, सबसे डेयरिंग और सबसे इम्पॉसिबल हाइस्ट के अंदर। इस वीडियो में अंडरग्राउंड टनल्स होंगी, फेक आइडेंटिटीज होंगी, सिर्फ करोड्स नहीं, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस होंगे, और कुछ केसेस की मिस्ट्रीज आज तक सॉल्व नहीं हुई है। ये वीडियो सिर्फ फैक्ट्स नहीं, ये क्राइम की दुनिया का एक डॉक्यूमेंट्री एक्सपीरियंस है। तो लाइट्स डिम करो, हेडफोन्स लगाओ और अपनी क्यूरियोसिटी को अनलॉक करो, क्योंकि अब शुरू होने वाला है बिगेस्ट हाइस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनबर आर्मर्ड रॉबरी ऑफ 1997, लॉस एंजलिस 1997। दुनबर आर्मर्ड नाम की कंपनी कैश ट्रांसपोर्टेशन का काम करती थी। उनके वेयर हाउसेज में डेली मिलियंस ऑफ डॉलर्स स्टोर होते थे बैंक पिकअप से पहले, और सिक्योरिटी के लिए हाई वॉल्स, आर्म्ड गार्ड्स, सीसीटीवी कैमरास, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, जो भी पॉसिबल सिक्योरिटी थी वो सारी ही थी। पर प्रॉब्लम सिक्योरिटी में नहीं थी, प्रॉब्लम सिस्टम के अंदर थी। एक एम्प्लॉय था जिसका नाम था एलन पेस। वो वहीं पे एक सिक्योरिटी इंस्पेक्टर था और उसने देखा कि सिस्टम में फ्लॉज हैं। एक्सेस रूटीन्स बहुत प्रेडिक्टेबल हैं, सीसीटीवी कैमरास में ब्लाइंड स्पॉट्स हैं और वीकेंड शिफ्ट्स थोड़ी सी रिलैक्स्ड रहती हैं। और उसने डिसाइड किया कि वो अपने ही सिस्टम को यूज़ करेगा। तो उसका प्लान क्या था? उसने चूज़ किया वीकेंड, फ्राइडे नाइट, जब सिक्योरिटी थोड़ी सी स्लो हो जाती थी और कैश सबसे ज़्यादा रहता था। उसने अपने 5 बचपन के दोस्तों को रिक्रूट किया, सभी को यूनिफॉर्म्स और बैजेस की नॉलेज दी, इनसाइड कोड्स बताए और रूटीन एक्सप्लेन किया। और रात को वो लोग अंदर घुसे जैसे कि वहीं के एम्प्लॉयज़ हों। उन्होंने गन दिखाई, गार्ड्स को कंट्रोल किया और बहुत ही कामली उन्होंने वॉल्ट्स खुलवाए। 18.9 मिलियन डॉलर्स 1997 में, जो कि आज के हिसाब से होते हैं 35+ मिलियन डॉलर्स, सिर्फ आधे घंटे के टाइम पे चोरी हुए। और सबसे शॉकिंग बात कि कोई अलार्म नहीं बजा, परफेक्ट इनसाइड जॉब। लेकिन फिर ग्रीड, एक मेंबर ने लग्जरी आइटम खरीदने शुरू कर दिए। जब FBI ने अपनी जांच की तो वो सस्पिशियस हुई, सर्विलांस और ट्रैकिंग की, और एक एक करके सब पकड़े गए। सो लेसन, सबसे सिक्योर वॉल्ट को तोड़ना मुश्किल है, लेकिन इंसान की ग्रीड को कंट्रोल करना और भी ज़्यादा मुश्किल है। तो इस हाइस्ट में तो जो भी था इनसाइडर जॉब था, पर अगला हाइस्ट पूरे शहर को हॉस्टेज बना देता है। द नाइट्सब्रिज सिक्योरिटी डिपॉजिट हाइस्ट 1987, लंदन। ये जगह हाई प्रोफाइल लोगों के सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस को स्टोर करती है। सेलिब्रिटीज, बिजनेस टाइकून्स, रिच फैमिलीज, और वॉल्ट्स में रहता है करोड़ों का कैश, ज्वेल्स, गोल्ड। सिक्योरिटी टाइट थी, लेकिन मास्टरमाइंड वैलेरियो विची, एक इटालियन क्रिमिनल, करिज्मेटिक, स्टाइलिश, फेयरलेस। उसका प्लान बहुत ही सिंपल था और जीनियस भी था। वो बैंक में जाता है एक नॉर्मल कस्टमर बन के, और बैंक में जाके बोलता है मुझे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट बॉक्स रेंट करना है। प्रोसीजर के हिसाब से क्लाइंट को वॉल्ट एरिया में लेके गए और वहीं उसने गन निकाली और स्टाफ को हॉस्टेज बनाया और अपने साथियों को अंदर बुलाया और बैंक का सारा कंट्रोल लिया। फिर सिस्टमैटिकली उन्होंने एक एक करके सारे वॉल्ट्स तोड़ने शुरू कर दिए, कामली, विदाउट पैनिक। और एस्टिमेटेड लॉस 60 मिलियन पाउंड्स का था 1987 में, जो कि आज के टाइम पे होते हैं 200 मिलियन से भी ज़्यादा। पूरा लंदन शॉक में चला गया कि ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ। सिक्योरिटी की सबसे वीक लिंक टेक्नोलॉजी नहीं होती, प्रोसीजर होता है। पर स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती। विची चोरी करके इटली भाग गया और उसने वहाँ
इटली की लग्जरी लाइफ शुरू कर दी, फरारीज, विलास। फिर एक दिन फिर से उसकी ईगो बीच में आ गई। वो वापस लंदन आया सिर्फ अपनी फरारी खरीदने, और एयरपोर्ट पे ही पकड़ा गया। उसे जेल हुई और उसे वापस इटली में ट्रांसफ़र कर दिया गया और वहाँ एक पुलिस शूटआउट में मारा गया। एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसने वॉल तो तोड़ दिया लेकिन ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मारा गया। द बैंको सेंट्रल हाइस्ट 2005 ब्राज़ील। बैंको सेंट्रल ब्राज़ील के एक सेंट्रल बैंक की ब्रांच थी। वॉल्ट में स्टोर थे लगभग 70 मिलियन US डॉलर्स। पर प्लान एक सिंपल रॉबरी नहीं था, ये भी एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस था। गैंग ने क्या किया? गैंग ने बैंक के पास ही एक फेक लैंडस्केपिंग कंपनी खोल दी जिसका नाम लेजिट था, टैक्स रजिस्ट्रेशन लेजिट था, ऑफिस स्पेस रेंटेड था, बिजनेस कार्ड्स प्रिंटेड थे। कोई शक नहीं था। लोग सोचते थे ये लोग गार्डनिंग और लॉन मेंटेनेंस करते हैं, पर अंदर क्या हो रहा था? टनल्स बन रही थी। उन्होंने 3 महीने तक अंडरग्राउंड टनल्स बनाई, 80 से 90 मीटर लंबी और 4 फीट चौड़ी। वेंटिलेशन सिस्टम इंस्टॉल किए, लाइट्स इंस्टॉल करी, वुड पैनल रीइंफोर्स्ड किए, प्रॉपर प्रोफेशनल माइनिंग जैसा काम। सोचो, वो गैंग 3 महीने से अंडरग्राउंड काम कर रही है और लाइफ ऊपर नॉर्मल चल रही है। चोरी के लिए उन्होंने भी वीकेंड चूज़ किया। सबसे पहले वॉल्ट के फ्लोर को कट किया, कोई एक्सप्लोजिव्स यूज़ नहीं किए ताकि कोई केओस ना हो। एक साइलेंट एंट्री। उन्होंने सिक्वेंशली कैश बंडल्स निकालने शुरू किए। पूरा ब्राज़ील शॉक में चला गया था। पर कुछ टाइम बाद एक ट्विस्ट आया। बाद में कुछ मेंबर्स का मर्डर हो गया। इसका रीज़न बताया गया, इंटरनल फाइट्स फॉर मनी। कुछ मेंबर्स पकड़े गए और कुछ डिसअपियर हो गए, और मेजॉरिटी ऑफ द मनी कभी रिकवर ही नहीं हो पाया। ये दुनिया का सबसे बड़ा नॉन वायलेंट टनल हाइस्ट माना जाता है। अब अगला केस वॉल्ट सिक्योरिटी का सबसे बड़ा टेस्ट था, और मास्टरमाइंड ने 2 साल तक सिर्फ ऑब्जर्व किया। 2 साल। द एंटवर्प डायमंड हाइस्ट 2003 बेल्जियम। एंटवर्प डायमंड सेंटर, ये जगह वर्ल्ड का डायमंड कैपिटल है। और वॉल्ट में क्या था? $100 मिलियन के डायमंड्स। सिक्योरिटी के लिए इंफ्रारेड हीट डिटेक्टर्स, मोशन सेंसर्स, सीस्मिक वाइब्रेशन डिटेक्टर्स, मैग्नेटिक लॉक सिस्टम, डॉपलर रेडार, मल्टीपल सिक्योरिटी डोर्स, CCTV, और जितने भी मॉडर्न सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारे ही थे। इस वॉल्ट को लोग बोलते थे अनब्रेकेबल वॉल्ट। और ये मास्टरमाइंड भी इटालियन था जिसका नाम था लियोनार्डो नोटारबार्टोलो। उसने उसी बिल्डिंग में एक ऑफिस रेंट किया और 2 साल तक वो वहीं बिजनेसमैन बन के रहा। डेली ऑब्जर्व करता रहा, गार्ड्स की शिफ्ट टाइमिंग्स, सिक्योरिटी हैबिट्स, कैमरा एंगल्स। वहाँ उसने लोगों का ट्रस्ट बिल्ड किया। और फिर एक वीकेंड ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। सबसे पहले उसने सिक्योरिटी डिसेबल कैसे करी। हीट सेंसर्स को उसने हेयर स्प्रे से टेम्परेरी ब्लाइंड किया, मैग्नेटिक लॉक्स को एल्यूमिनियम फॉइल से मैनिपुलेट किया, मोशन सेंसर्स की रेंज कैलकुलेट करी, और सीस्मिक डिटेक्टर्स को फोम से न्यूट्रलाइज किया। और फिर उसने वॉल्ट के 160 बॉक्सेस खोल दिए, और सुबह सारे डायमंड्स गायब। एवरीथिंग परफेक्ट? नहीं, बस एक गलती। उसके गैंग ने कंट्री साइड में गार्बेज डंप किया जहाँ से पुलिस को एविडेंस मिले। लियोनार्डो तो पकड़ा गया, लेकिन 90% ऑफ द डायमंड्स कभी हाथ ही नहीं आए। आज भी ये मिस्ट्री है कि वो डायमंड्स कहाँ गए। किसी प्राइवेट कलेक्टर के पास, ब्लैक मार्केट में, या फिर मेल्ट करके रीसेल कर दिए गए। जो अब अगला केस है दोस्तों, उसने पूरे ब्रिटेन को हिला दिया था। एक सिनेमैटिक ट्रेन रॉबरी, और इस बार वायलेंस भी था। द ग्रेट ट्रेन रॉबरी ऑफ 1963 यूनाइटेड किंगडम। एक रॉयल ट्रेन जिसका रूट था गैसग्लो टू लंदन। दिन था 8 अगस्त 1963 का। ट्रेन में लोडेड थे 2.6 मिलियन पाउंड्स कैश, जो कि आज के हिसाब से होते हैं $50 मिलियन से भी ज़्यादा। और गैंग में थे टोटल 15 लोग, और इस गैंग का लीडर था ब्रूस रेनॉल्ड्स। प्लान उनका सिंपल था। उन्होंने रेलवे सिग्नल्स को ब्लॉक किया,
रेड लाइट मैन्युअली सेट कर दी जिससे ट्रेन रुक गई। ड्राइवर कंफ्यूज था। गैंग मेंबर्स ने ड्राइवर को ओवरपावर किया और ट्रेन को एक आइसोलेट लोकेशन पे लेके गए। सिर्फ 15 से 20 मिनट में सारा कैश अनलोड हुआ और वो लोग गायब। पूरा ब्रिटेन पैनिक में आ गया। पुलिस ने मैसिव मैनहंट शुरू किया। गैंग ने एक फार्म हाउस हाइड आउट के लिए यूज़ किया था और वहाँ पे पुलिस को फिंगरप्रिंट्स मिल गए। एविडेंस कलेक्ट हुए और मोस्ट ऑफ द मेंबर्स पकड़े गए। रूनी बिग्स जो एक मेंबर था वो जेल से फरार होके ब्राज़ील भाग गया और बहुत सालों तक फ्री रहा। ये हाइस्ट ब्रिटेन की हिस्ट्री का सबसे फेमस हाइस्ट बना। लुफ्तांजा हाइस्ट 1978 यूएसए, जेएफके इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यूयॉर्क। दिन था 11 दिसंबर 1978 का। टारगेट थी लुफ्तांजा एयरलाइंस की कार्गो बिल्डिंग। वॉल्ट में क्या था? कैश और ज्वेलरी शिपमेंट्स। एक इनसाइडर लुइस वार्नर ने माफिया को इन्फॉर्मेशन दी। उसने बताया एक सर्टेन नाइट पे वहाँ पे मिलियंस कैश स्टोर होता है और मास्टरमाइंड था जिमी। अर्ली मॉर्निंग 3 बजे 6 आर्म्ड मैन कार्गो बिल्डिंग में घुसते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करते हैं। वॉल्ट खुलवाया। $1.5 मिलियन कैश, $5 मिलियन की ज्वेलरी, टोटल $6.5 मिलियन लेके भाग जाते हैं। ये उस टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे बड़ी कैश रॉबरी थी। लेकिन बाद में क्या हुआ? जिमी को डर था कि कोई इन्फॉर्म ना कर दे। फिर हाइस्ट के कुछ ही महीनों में सारे गैंग मेंबर्स एक एक करके डेड मिलने लगे। एग्जीक्यूशन स्टाइल मर्डर, बॉडीज इन कार्स, अपार्टमेंट्स, डंप साइट्स। इसी रॉबरी से इंस्पायर होकर एक मूवी बनी गुड फेलर्स। लेकिन रियलिटी मूवी से ज़्यादा ब्रूटल थी। द इज़ाबेला स्टीवर्ट गार्डनर म्यूजियम हाइस्ट 1990 यूएसए। दिन था 18 मार्च 1990 का और जगह थी बॉस्टन यूएसए। 2 आदमी पुलिस की यूनिफॉर्म में म्यूजियम के अंदर आते हैं। गार्ड्स ने अंदर एंट्री दे दी। सारा प्रोसीजर वायलेट हुआ और अंदर जाते ही उन्होंने गार्ड्स को हैंडकफ किया और बेसमेंट में बंद कर दिया और फिर लगभग 1 घंटे तक म्यूज़ियम में घूमते रहे और उसके बाद लगभग वहाँ से 13 प्राइसलेस आर्टवर्क्स लेके गए जिसकी एस्टिमेटेड वैल्यू ऑलमोस्ट $500 मिलियन थी। कुछ आर्टवर्क्स के तो फ्रेम्स वॉल पर ही थे, वो बस पेंटिंग्स को कट करके लेके गए। FBI ने सालों तक इस केस को इन्वेस्टिगेट किया। कभी इसे बोला गया माफिया थ्योरी, आयरिश गैंग थ्योरी और कभी बोला गया ब्लैक मार्केट आर्ट कलेक्टर। पर आज तक ना कोई रिकवरी हुई ना कोई कन्विक्शन। ये दुनिया का सबसे बड़ा अनसॉल्व्ड आर्ट हाइस्ट है। सोचो, $500 मिलियन की पेंटिंग्स किसी बेसमेंट में लटक रही हो और आज तक किसी ने नहीं देखी। सोचो वो पेंटिंग्स कभी रिकवर हो जाएं तो आर्ट वर्ल्ड का ये बिगेस्ट कमबैक होगा। तब तक ये सिर्फ मिस्ट्री है। आज हमने देखा दोस्तों इनसाइड बिट्रेयल, अंडरग्राउंड टनल्स, डायमंड वॉल्ट हैकिंग, अनसॉल्व्ड आर्ट मिस्ट्री। और ये सारी हाइस्ट एक ही चीज़ प्रूव करती हैं, चाहे सिक्योरिटी सिस्टम्स कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, ह्यूमन माइंड उससे भी ज़्यादा पावरफुल होता है। हाइस्ट सिर्फ पैसा ही नहीं होता, वो ग्रीड होती है, ईगो होती है, वो चैलेंजेस होते हैं, वो सिस्टम को हिलाने का थ्रिल होता है। हर मास्टरमाइंड के साथ एक पैटर्न कॉमन है, ग्रीड। और ग्रीड किसी को भी लॉन्ग टर्म जीतने नहीं देती। कुछ पकड़े गए, कुछ मारे गए और कुछ डिसअपियर हो गए, लेकिन कुछ मिस्ट्रीज़ आज भी ज़िंदा हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो स्ट्रेंज फैक्ट्स बाय हिमांशु को सब्सक्राइब करो। यहाँ हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं जानते बल्कि हम सिस्टम के डार्क कॉर्नर्स को भी एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों याद रखो, दुनिया का सबसे बड़ा वेपन गन नहीं होती बल्कि प्लानिंग होती है। तो जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, गुड नाइट।